अच्छा जी, अहमदपुर शर्किया पहुँचे तो अहमदपुर शर्किया बहुत से लोग इकट्ठे थे घर के बाहर, मोहल्ले वाले। जो ज़ाहिर है एक मोहल्ले का सिस्टम है हमारा, जहाँ रिहाइश है अहमदपुर शर्किया में, सिविल हॉस्पिटल के सामने मोहल्ला बाखरी उसे कहा जाता था। तो मोहल्ले की एक अपनी रिहाइश होती है, लोगों का अपना प्यार होता है, हमसायों का, वो सारे इकट्ठे थे। और बहुत से लोग जो मुझे मुबारक दे रहे थे, मुझे प्यार कर रहे थे, बुज़ुर्ग। और उसके बाद मैं घर गया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और मैंने नवाफिल पढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जी मैं बाइज़्ज़त तरीके से, हमारी जान उससे छूट गई। एक महीना इस तरह गुजर गया जी, मैंने तो पुलिस की नौकरी की तरफ देखा ही नहीं कि जी जाना है या नहीं जाना, नौकरी करनी है या नहीं करनी। और मुझे लगा मुझे नौकरी करनी भी नहीं चाहिए। हबीब, छोटा भाई हबीब ख़ान भी अपनी मुलाजमत छोड़ चुका था, उसकी पोस्टिंग थाना तरंडा मोहम्मद पनाह रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में थी। उन्होंने भी एक लिहाज से कि जी मैंने तो नहीं करनी, वो जो मेरे साथ बीती थे दिन उसे भी याद थे कि जी छोटी छोटी बातों पे और अगर इस तरह इश्यूज़ बनते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में तो वो बिल्कुल ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं था। भाई फीस अपना CSS का एग्ज़ाम मेरी खातिर छोड़ चुके थे, उनका मुस्तकबिल था एक CSS, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर अपने भाई की मोहब्बत में उन्होंने वो अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया। तो पूरी फैमिली लाइफ हमारी डिस्टर्ब हो गई। ये तो मैं अकेला था, अगर देखा जाए ज़फ़रुल्लाह वड़ैच की फ़ैमिली, फिर जो बाकी कांस्टेबल थे उनकी फ़ैमिली, चौधरी यूसुफ की फ़ैमिली, तो कितने लोगों ने सफ़र किया। जो हमारे करीबी रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार थे वो सब भी हमारे इस सारे जो हम पे मुसीबत आई वो उससे मुतासिर हुए थे। अब एक महीने बाद अचानक मुझे एक दिन कॉल आई कि आपको बुलाया जा रहा है, DPO साहब बुला रहे हैं। तो मैंने तो रिफ्यूज़ किया कि जी मैं तो जाऊंगा ही नहीं नौकरी पे। और ख्वाजा खालिद फ़ारूक हमारे SSP थे, DPO नहीं होते थे उन दिनों, SSP होते थे, कि जी वो आपको बुला रहे हैं तो आप हाज़िरी करें और वापस आएँ अपनी ड्यूटी पे। तो मैंने तो कहा जी मैं तो नहीं जाता। फिर मुझे टेलीफोन आया, असगर ख़ान, हलाकू ख़ान जिन्हें कहते थे, उनका एक दिन मुझे लाइन नंबर पे, घर का नंबर जो था उस पर टेलीफोन आया और उन्होंने मुझसे जो बात की वो इस तरह थी। उन्होंने कहा यार ज़िंदगी में जवानों पे मुसीबतें आती रहती हैं और वही मर्द होते हैं, वही दिलेर जवान होते हैं जो इन मुसीबतों से निकल के फिर दोबारा अपना टारगेट पे वो पहुंचते हैं या काम करते हैं। वो ऐसी मुश्किलात से घबराते नहीं हैं। और मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारी और मेरी वो मुलाकात जो सर्किट हाउस में हुई थी भावलपुर में, वो मुझे आज भी याद है। और मुझे लगा कि तुम में काम करने का हौसला है और तुम काम करोगे और तुम हमारे पुलिस के डिपार्टमेंट के बहुत अच्छे अफसर बनोगे। तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ। और फिर उन्होंने कहा जी मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम हर सूरत में अपनी ज्वाइनिंग जो है वो करें जाके वहाँ भावलपुर में। उनके फ़ोन के बाद मुझे लगा कि मुझे अब हाज़िरी कर लेनी चाहिए। मैंने मशवरा किया घर वालों से, तो वालदा साहिबा तो बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन भाई फीस ने और ये कहा कि यार तू उसके बाद क्या करेगा, करने को तो फिर ये या ज़िम्मेदारा करेगा या यहाँ तू सड़कों पे घूमेगा, तो बेहतर है जॉब मिल गई है तो जा नौकरी कर। अगले दिन मैं चला गया और SSP ख्वाजा खालिद फ़ारूक साहब के मैं पेश हुआ। यूनिफॉर्म मैंने नहीं पहनी, मैंने उसी तरह ही गया। मैंने जाके जैसे होता है CVs में सल्यूट किया मैंने, और वो बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा कि जी हाँ भाई क्या हाल है, आप कुछ बेहतर हुए हो। और उन्होंने इज़हार अफसोस भी किया मेरे साथ कि जो कुछ हुआ था ये हालात का तकाजा था। और उन्होंने कहा जी अब आप जॉब पे आ जाएं। तो मैंने कहा सर मेरा अभी बिल्कुल कोई ऐसा थाने पे तो लगने का मूड नहीं है, मुझे कहीं इधर उधर ही एडजस्ट कर दें अपने ऑफिस में। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि सिक्योरिटी ब्रांच में आप चले जाएं और वहाँ जाके अपनी हाज़िरी कराएं। अब सिक्योरिटी ब्रांच जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच होती है जो जिनके तमाम एहलकार पूरे ज़िला में मौजूद होते हैं और डिफरेंट इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करते हैं। जैसे स्पेशल ब्रांच है, IB है, उसी तरह ज़िला की सिक्योरिटी ब्रांच होती है। तो उन दिनों वहाँ मियां इरफानुल्लाह साहब
इंचार्ज थे, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज थे और बहुत काइंड, बहुत अच्छे अफसर। तो मैं उन्हें भी उनसे मैं मिला और वो भी एक क्राइसिस से गुजर चुके थे इसी तरह के। कुछ अर्सा पहले उन्होंने बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह मुझे अपने साथ अटैच किया और मैं डेली, फिर मेरा ये था कि मैं भावलपुर में नहीं रहता था, मैं रोज़ाना अहमदपुर शर्किया आता था और अगले दिन सुबह में चला जाता था। 1 से 1.5 महीना मेरी सिक्योरिटी ब्रांच पोस्टिंग रही और मुझे शायद ऑब्ज़र्व करते रहे SSP ख्वाजा खालिद फ़ारूक साहब। और फिर एक दिन अचानक मुझे बताया गया कि जी आपकी पोस्टिंग थाना खैरपुर टामे वाली कर दी गई है। और खैरपुर टामे वाली जो था ये हासिलपुर सर्कल में था, तहसील हासिलपुर थी और खैरपुर टामे वाली थाना था। बड़ा देहाती और टिपिकल सा थाना है। ये वो थाना है जहाँ के रियाज पीरज़ादा मियाँ शाह नवाज़ उर्फ डब्बा पीरज़ादा उन्हें कहा जाता था। मियाँ रियाज पीरज़ादा के वो वालिद थे और ज़िम्मेदार थे ये लोग। और गर्देज़ी साहबान भी वहीं के रहने वाले हैं, तस्नीम नवाज़ गर्देज़ी और ये सारे लोग खैरपुर टामे वाली के ही रहने वाले हैं। तो मेरी पोस्टिंग कर दी गई और मैं पेश हुआ SSP के सामने और मैंने कहा सर मैं तो नहीं जाना चाहता, लेकिन उनका उस दिन रवैया उनका अजीब था और उन्होंने सख्ती से मुझे कहा कि आप नहीं जाओगे तो फिर मुझे कुछ और करना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा हर सूरत में। तो वो फिर मैंने घर वालों को कहा कि जी हम चलते हैं खैरपुर टामे वाली, और इस तरह मैंने अपनी हाज़िरी खैरपुर टामे वाली करा ली। इसी दौरान जो यजमान में थाने को आग लगाई गई थी उसका मुकदमा भी दर्ज किया गया था जो सील कर दिया गया था। होता ये है कि जब कोई ऐसे हालात हों तो ऐसे वाक़यात के मुकदमात ज़रूर दर्ज कर दिए जाते हैं और वो फिर FIR सील कर दी जाती है और बाद में खोली जाती है जब हालात क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हम उस वाक़ये में, यजमान के वाक़ये में बेगुनाह हो चुके थे। अब था ये कि जी जिन लोगों ने थाने को आग लगाई, जिन लोगों ने बलवा किया, परचम जलाया और उसमें कुरान पाक जल गया, ये सारा कुछ हुआ, तो उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई। वहाँ माहर नबी बख्श लक इंस्पेक्टर जो SHO लगाए गए तो बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे और बाद में SSP वो रिटायर हुए हैं। बड़े अच्छे अफसर थे, वो प्रोफेशनल अफसर थे और उन्होंने फिर गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी। अब सारे यजमान वाले भागे फिर रहे थे कि जी कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्योंकि किसी को नहीं पता था। 70-80 लोगों के ख़िलाफ़ तो नामज़द मुकदमा था, बाकी उसमें कोई 5-6 हज़ार नामालूम थे। अब पुलिस वालों के मज़े भी हो गए थे कि जिसको भी पकड़ते थे नामालूम में उसे बिठा के फिर उसे छोड़ दिया जाता था और ये शिकायत भी बड़ी आम थी। अब इसके साथ ही केस ट्रायल शुरू हो गया, उसमें जो बंदे पकड़े गए उनका ट्रायल शुरू हो गया था भावलपुर जज साहब के पास, ये जो थाने को आग लगाई गई और सारा इसका सिलसिला। लेकिन फिर वही हुआ जो होता है हमेशा सियासतदान करते हैं और सियासी हुकूमतों में होता है। हालांकि वो माशाल्लाह था लेकिन उसके बावजूद भी उसमें उसको विदड्रॉ कर लिया गया प्रेशर में आकर और वो मुकदमा ख़त्म हो गया क्योंकि उसमें सरकार मुद्दई थी और वो सारे लोग उसमें छोड़ दिए गए। मैं ये समझता हूँ ये गलत है। अगर ऐसे मुकदमात में उन लोगों को सज़ाएं मिल जाएं जो बलवा करते हैं या इस तरह की गैर ज़रूरी हरकत करते हैं, तो कानून की अमलदारी उस पर बड़ी ज़रूरी होती है। अगर कानून की अमलदारी नहीं होती, उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो फिर उससे ज़्यादा खौफनाक वाक़यात रूनुमा होते हैं। जैसा कि बहुत से थानों के फिर आग लगाई गई, बहुत से बलवे हुए, ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि जी कानूनन उनको सज़ा नहीं मिलती जो लोग इस टाइप के जुर्म करते हैं जी। तो ये यजमान वाला वो ख़त्म हुआ। और इसमें एक बड़ी और बात मैं आपको बताना भूल गया कि असलम उर्फ डब्बा जो है वो उसी दौरान लाहौर चला गया। लाहौर में उसने फिर वारदातें शुरू कर दी और एक वारदात के दौरान वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये मकाफ़ात अमल है कि वो पुलिस मुकाबले में मारा गया और उसी दिन शाम को उसके बाप मुश्ताक जज्जा ने ख़ुदकशी कर ली। एक ही दिन में ये दो वाक़ये रूनुमा हुए कि लाहौर में असलम पुलिस मुकाबले में मारा गया और उसके बाप मुश्ताक जज्जा ने ख़ुदकशी कर ली। और मेरे ख़्याल में ये अल्लाह का इंतकाम था जो हमारी तरफ से लिया गया, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सके उन लोगों का, लेकिन अल्लाह की तरफ से इंतकाम हो गया। अब मैं शुरू करता हूँ वहाँ से कि खैरपुर टामे वाली
पोस्टिंग का मैंने हाज़िरी कराई और अपना काम शुरू कर दिया। फैमिली क्योंकि मेरी अहमदपुर शर्किया में थी, वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मैंने वहाँ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर का घर था वो ले लिया आर्जी तौर पे, क्योंकि थानों की रिहाइशें आपको पता है कि होती नहीं हैं। जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं, कांस्टेबलान फिर भी रह लेते हैं बैरिक्स में या कहीं भी, लेकिन जो अफसरान हैं, जो मतातान आला हैं, जिसमें ASI है, सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं होता, और अगर अपनी फैमिली रखना चाहें तो उन्हें फिर किराए पे या कहीं साइड पे घर लेना पड़ता है। तो मैं अपनी फैमिली, बेटे माशाल्लाह मेरे 2, सम्मी और शोएब खान, दोनों 2 बेटे थे मेरे, और मैं अपनी फैमिली को लेके वहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया और काम शुरू कर दिया। लेकिन मैं SHO के रवैये से बहुत तंग था। उनका रवैया बड़ा अजीब था। एक वो कांस्टेबल से आए हुए पुलिस अफसर थे जो अपनी अच्छी खासी सर्विस गुजार चुके थे, और उनका रवैया, उनका तरीक़ाकार बड़ा अजीब था। तो एक दिन मुझे एक एप्लीकेशन दी गई जिसमें चोरी हुई थी और वो मुलजिम पकड़ना था। अब मुद्दई आ गया मेरे पास और उनकी जीप थी, उसमें मुझे ले गया, साथ मैंने 2 कांस्टेबलान लिए और हम दरियाई इलाके में चले गए, क्योंकि दरिया सतलुज भी उस एरिए को कवर करता है। तो दरिया में जाके हमने बड़ी मुश्किल से वो मुलजिम पकड़ा जो चोरी उसने की थी। वो चोरी मान भी गया। उसे मैं थाने पे ले आया और इंटेरोगेशन शुरू कर दी। अब इंटेरोगेशन में उसने मुझसे इस चोरी के अलावा भी सरका मवेशी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चोरी होती है, माल मवेशी की होती है देहाती इलाकों में, तो वो कुछ और चोरियाँ भी मान गया। और मैं बड़ा खुश था कि मैं अपने SHO को बताऊँगा कि जी मैंने आज बहुत अच्छा काम किया है। इसी दौरान ज़फ़र पीरज़ादा थाने पे तशरीफ़ लाए। वो फौत हो गए हैं मरहूम अब। तो वो आए, उन्होंने मुझे आके मिले बड़े प्यार से, क्योंकि इनका मिलना, इनका तरीक़ाकार, ये जो मोअज़्ज़िज़ीन थे या ज़िम्मेदार हज़रात थे, बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी पुलिस की उन दिनों में। तो मुझे उन्होंने कहा कि खान साहब आप मेहरबानी करें, तो ये हमारे ग्रुप का बंदा है और इसको गर्देज़ी ग्रुप जो है उसने पकड़वाया है और वो हमें ख़राब कर रहे हैं सियासी तौर पे। तो मैंने उन्हें कहा जी कि सर ये गर्देज़ी ग्रुप ने तो नहीं पकड़वाया, ये चोर है और आपके सामने ये चोरियां मान रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी छोड़ें आप चोरी वोरी को, और आप मुझसे 1000 रुपया ले लें और इसको छोड़ दें। और मैंने कहा सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों छोड़ूं बता। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है आप ना छोड़ें, फिर मैं आपके SHO के पास जा रहा हूँ और मैं इससे आधे पैसों में छुड़वा लूँगा। मैंने उन्हें कहा जी ठीक है आप कर लें, अगर आप, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मुहर्रिर मुझे देख के हंस रहा था, जैसे दिल ही दिल में कह रहा हो खान साहब आपको बंदा तो छोड़ना पड़ेगा, जो हालात हैं इस थाने के। मैं थाने पे अपने कमरे में बैठा ही हुआ था कि थोड़ी देर में एक कांस्टेबल आया मेरे पास। उसने कहा जी कि आपको SHO साहब अपनी रिहाइशगाह पे बुला रहे हैं। अब मुझे रिहाइशगाह का SHO साहब का नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी उनके घर पे नहीं गया, वो थाने पे ही आते थे। क्योंकि मुझे आए हुए 1-1.5 हफ्ता ही हुआ था और ज़्यादा पोस्टिंग नहीं थी। तो मैं पैदल ही वहाँ से रवाना हो गया, और साथ ही घर था, थोड़े फासले पे उन्होंने किराए पे लिया हुआ था जो घर, और वहाँ मैं चला गया। तो जाके मैंने दरवाज़े को नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई कि जी आ जाओ। तो ये शाम का वक्त था, SHO साहब बाहर सेन में बैठे हुए थे चारपाई पे, धोती उन्होंने पहनी हुई थी, तकिए साइड पे लगे हुए थे। और जैसे मैं उनके रिहायशी घर में दाखिल हुआ तो मुझे साइड पे मुर्गियों की आवाज़ें आईं। तो मैंने देखा कि कोई डब्बे से बने हुए हैं, उसमें काफ़ी मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ उन्होंने रखी हुई थी अपने, जो लोग आके देते थे SHO साहब को, और कुछ बकरे भी बंधे हुए थे। तो साथ ही मियाँ ज़फ़र पीरज़ादा बैठे हुए थे, और मैं जाके खड़ा हो गया तो मुझे SHO साहब ने बैठने का इशारा दिया। करीबी मूड़े वहाँ के बड़े मशहूर हैं जी, उस एरिए के, ये चिश्तियाँ के और खैरपुर टामे वाली इस एरिए के। तो वहाँ मूड़े पे मैं बैठ गया तो मुझे SHO साहब ने हाल पूछा, और उसके बाद यही कहा कि खान साहब वो जो बंदा आपने पकड़ा है वो इन्हें दे दें। तो मैंने कहा सर वो बंदा चोरियां मान रहा है, मुद्दई इसका स्टैंड कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी आपको नहीं पता, आप छोड़ें इस बात को, कौन क्या कह रहा है वो मैं देख लूँगा, आप बंदा छोड़ दें। अब मुझे तकलीफ़ बड़ी हुई कि जी मैं कैसे वो चोरी का बंदा छोड़ दूँ।